देखिए प्रश्नावली 4 है जिसका नाम द्विघात समीकरण। आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका पहला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में केवल आपको समीकरण बनानी है, द्विघात समीकरण, हल नहीं करना आगे, द्विघात समीकरण बना के छोड़ना वहाँ तक, ठीक है। बाकी अगर इसमें पूछेगा कि भाई पूरा ही हल करो तब इसको हल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें यह समझना है कि द्विघात जो समीकरण होता है उसमें केवल एक ही चर होता है, ठीक है, अलग अलग चर नहीं होते हैं। प्रश्नावली 3 जहाँ पर हमने ख़त्म की थी उसमें 2 चर थे, x और y, लेकिन अगर आप x और y मानकर इसमें हल करोगे तो फिर एक चर को दूसरे चर में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं, देखो एक बार समझने की कोशिश करना है इसमें कि जॉन और जीवंती, ठीक है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम मान सकते हैं कि माना जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे हो गए x, तो जीवंती है ना, जीवंती के पास कंचे। अब इसमें कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y। तो देखिए अगर आप y भी मानते हो तो इसमें समीकरण जो फिर है इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसमें कैसे कि भाई x + y = 45 है, यही है ना, ये जॉन हो गई, ये जीवंती हो गई। तो एक चर को दूसरे चर में क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर हम मान लो कि जीवंती का मान निकालना है, क्या करना है, जीवंती का, तो y का मान निकालना है, मतलब y = 45 - x, ठीक है। x आगे चला गया, मतलब ये जो मान है ये भी किस में आ गया, एक चर में आ गया ना, x वाले चर में आ गया ना। तो हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, इसमें y ने मानकर सीधा मान निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि भाई राम और श्याम, ठीक है, राम और श्याम दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 10 रुपए। यदि राम को 6 रुपए दे दिए जाएं, राम को कितने रुपए दे दिए जाएं, 6 रुपए, तो श्याम को कितने दिए जाएंगे, यानी 10 - 6, 4 रुपये आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हर क्वेश्चन में या प्रत्येक क्वेश्चन में हम आगे इस प्रक्रिया को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखो इसमें समझो कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे। यदि जॉन को इसमें से x कंचे दे दिए जाएं तो जीवंती के पास बचेंगे 45 में से कितना घटा दो, x घटा दो। कितना घटा देंगे, 45 - x। ये हो गए किसके पास, जीवंती के पास कंचे हो गए। किसके पास हो गए, जीवंती के पास। यानी जॉन के पास तो x कंचे और जीवंती के पास कितने हो गए, 45 - x। अब इस क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोल रहे, कहने का मतलब ये हो गया कि वर्तमान समय में उनके पास एक के पास x कंचे और एक के पास कितने कंचे हैं, 45 - x, ठीक है। इसी तरीके से देखो जैसे मान लो कि जॉन की वर्तमान आयु x और जीवंती की हो गई 5-5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर 5-5 कंचे खो रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए इसके पास, जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद कितने बचेंगे, x - 5, और जीवंती के पास कितने बचेंगे, ये 5 खो देगी तो 45 - x और -5, तो कितने बच जाएंगे, 40 - x रह जाएगा ना। तो इसमें देखो प्रश्नानुसार पाँच कंचे होने के बाद शेष बचे कंचे, ठीक है। जॉन है, जॉन के पास कितने बचेंगे, जॉन के पास तो बच जाएंगे x - 5 कंचे, और जो जीवंती है, जीवंती के पास बच जाएंगे 45 - x और माइनस, तो इसका मान कितना आएगा, 40 - यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखो, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, मतलब ये भी कंचे है और ये भी कंचे है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब सेकंड शर्त के अनुसार देखो,
x माइनस 5 गुणा 40 माइनस x बराबर 124। 124 ये हो गया। अब गुणा करो, देखो इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, यहाँ पर भी दो पद हैं, तो क्या होगा, प्रत्येक संख्या दो बार गुणा होगी। x को इन दोनों के साथ गुणा करेंगे 40x, फिर इसके साथ गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 के साथ गुणा करेंगे तो ये जाएगा माइनस 200 और प्लस 5x बराबर 124। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा एक्स स्क्वायर की जो राशि है वो कभी भी माइनस में नहीं रहती है, इसलिए या तो आप -10 कॉमन लीजिए या फिर उसका पक्षांतरण कीजिए। तो देखो ये तो कितना हो गया, 45x हो गया। चलो एक बार इसको और हल कर लो, -x² प्लस 45x और बराबर 124 प्लस 200, ये आगे चला गया। ठीक है, अब इन दोनों को भी आगे ले जाओ तो ये तो हो जाएगा, देखो प्लस x², ये माइनस 45x और ये कितना हो जाएगा प्लस 324 बराबर में 0, बराबर में ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अगर इसमें आगे हम हल करें, इसको आगे हल करें तो आगे अभी इसमें हल नहीं करना है। ठीक है, आगे अभी हल नहीं करना है, केवल यहाँ पर इसकी स्थिति बनवा रहा है। क्या बनवा रहा है, स्थिति। अगर आप इसको आगे हल करोगे तो देखो गुणा करने पर 324 आना चाहिए और जोड़ेगा उठाए तब कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। अभी तक तो स्थिति बनवा रहा है, स्थिति के लिए उदाहरण देखो इस संख्या के गुणनखंड हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, बाद में भी करना है तो यहाँ पर ही कर लेते हैं इसको। यानी गुणा करने पर 324 आना चाहिए और जोड़ेगा उठाए तब कितना आना चाहिए, 45 माइनस का, तो x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। ठीक है, तो ये हो गया, x इसमें से कॉमन आ गया तो x माइनस कितना हो गया, 36 हो गया, और इधर कॉमन आ गया माइनस का 9, तो ये हो जाएगा x माइनस 36। तो देखिए x माइनस 9 और x माइनस 36, तो x का मान यहाँ से तो कितना आ गया, एक तो आ गया 9 और एक आ गया 36 आ गया। अब देखो जॉन और जीवंती की चर्चा हो रही थी ना, तो हमने माना था जॉन के पास कितने कंचे, x माने थे, तो x का मतलब ये हो गया कि अगर जॉन के पास 9 कंचे हैं, जॉन के पास कितने कंचे हैं, 9 कंचे, तो जीवंती है ना, जीवंती के पास कितने रहेंगे, 36, दोनों का योग 45 आ रहा था ना। यदि देखो सेकंड कंडीशन में, यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने रहेंगे, 9, जीवंती के पास कितने रहेंगे, 9 रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को भाई। x के दो मान आ रहे हैं ना, x के दो मान आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो यदि x बराबर हमने माना जॉन को स्टार्टिंग में, यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने, 36, यदि जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने रहेंगे, 9 रहेंगे, तो दोनों का योग कितना आ रहा है यहाँ पर, 45 आ रहा है। इसको आप पूरा उतार लो एक बार। इसका दूसरा क्वेश्चन है उदाहरण नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से का मतलब गठाना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को गठाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या हो गई, x हो गई। देखो यहाँ पर भी आप समझ सकते हो उसको कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए, मतलब एक दिन या उस दिन, एक ही बात है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, तो एक दिन की लागत कितनी होगी, देखो इसकी लागत, उस दिन की लागत
भाई एक दिन है ना, एक दिन में x खिलौने बने हैं, ठीक है। तो खिलौने बनाएंगे तो उसके ऊपर खर्चा तो आएगा ना कुछ। तो भाई x खिलौने बनाए गए, तो उसमें क्या करा है कि उसकी जो लागत है वो क्या रहेगी कि उस दिन देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, यानी 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स रुपये, ठीक है, समझ आ गया। ये है उस दिन की, यानी जैसे मान लो कि आज 12 अगस्त है, तो 12 अगस्त को आपने एक्स खिलौने बनाए हैं, ठीक है। तो एक्स खिलौनों की लागत क्या होगी, 55 माइनस एक्स, समझ आ गया। अब देखो कुल लागत है, कुल लागत है, तो कुल लागत क्या हो जाएगी, एक्स ये खिलौने की संख्या गुणा 55 माइनस एक्स, 55 माइनस ये एक दिन की लागत है और ये कुल खिलौनों की संख्या है। तो हम इसको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, 55 माइनस। अब देखो कुल लागत कितनी है यहाँ पर, कुल निर्माण लागत है 750 रुपये। तो हम यहाँ पर करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये भी लागत है और ये भी क्या है, तो हमारे पास आ गया देखो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। पक्षांतरण करेंगे, आगे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और ये यहाँ पर रहेगा प्लस का 750 बराबर 0। अब देखो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 750, और जोड़े घटाए तब कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए माइनस का। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, देखो अभी मैंने इसमें तरीका बताया था आपको कि 750 है हमारे पास, तो 750 के इसमें गुणनखंड करके देख लो, 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 3 बार गया, फिर 1 7 5, फिर इसमें जा रहा है 3 का, फिर 5 का जाएगा, फिर 5 का चला जाएगा, ये हो गया। अब इसमें देखो इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इन संख्याओं में से हमें एक संख्या को परिवर्तन करना ही है, करना है ना। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, पहले तो 55 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 55। तो देखो 55 कब हो सकता है यहाँ पर, एक तो 5 रहे है ना, एक तो क्या रहे जोड़े घटाए तब 55 आना चाहिए, गुणा करने पर 750 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, देखो इसको देखो, इसमें हमने बताया कि इससे भाई कितने भी आपके पास गुणनखंड आ जाए उसमें से आपको 3 में क्या करना है, इसको बदलना है। तो आप देखो कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा ये तो कितना हो रहा है 125, बहुत ज़्यादा चला गया है ना। तो हम क्या करते हैं, 2 तो अकेला रह गया, इन दोनों गुणा करते, 3 गुणा 5 तो कितना हो गया 15। अब आप देखोगे ना यहाँ पर देखिए, ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 25, 30 और 25 55 और 25 थी 75, तो 75 आ गया, 750 आया कि नहीं आया। तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे, देखो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 30 और 25 बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे 30 और 25। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750, ठीक है। जब आपको कोई संख्या नहीं सूझ रही हो ना, तो आप इस तरीके से करके देख लेना, कम से कम इसमें तो आपको अंदाज़ा पड़ ही जाएगा कि भाई ऐसे भी इसमें गुणनखंड होते हैं। अब कॉमन लेंगे, देखो इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो ये जाएगा x माइनस 30 हो गया, और यहाँ पर कॉमन आ रहा है माइनस 25, तो x माइनस यहाँ पर भी कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है भाई। तो देखो इसके जो मान आएंगे, एक तो आ गया x माइनस 25 और एक आ गया x माइनस 30 आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट मान, ये हो गया आपका सेकंड मान। तो फर्स्ट मान से x का मान आ गया 25 और सेकंड से x का मान आ गया 30। अब देखो ध्यान देना इसमें, अब दो मान आ रहे हैं ना इसमें प्रश्न। अब देखो यहाँ पर 2 मान आए, तो इसका मतलब उस दिन अगर खिलौनों की संख्या 25 है, कितनी है, इसमें क्या पूछ रहा है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, या तो 25 होगी या फिर 30 होगी। ये किस पर डिपेंड करेगा, देखिए कि अगर मान लो उस दिन की निर्माण लागत कितनी 55 माइनस, अगर आप मान लो 25 खिलौनों का निर्माण कर रहे हो ना, तो लागत वो लगेगी। अगर 30 के मतलब 30 खिलौने बना रहे हो तो लागत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मतलब आंसर 750 ही आएगा आपका। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल इसको समझो एक बार, पूरा ही समझ लो ना।
कि जैसे मान लो आपने 25 खिलौने बनाए, कितने बनाए? 25, ठीक है। तो लागत देखिए इसकी क्या होगी, ये तो हो गई खिलौनों की संख्या हो गई। अब लागत क्या होगी इसकी? लागत हो जाएगी, देखो 55 माइनस 25 बराबर 30, यानी 25 गुणा 30 बराबर कितना आ रहा है? 750 रुपये। 750 है। यदि खिलौनों की संख्या 30 है, कितनी है? 30 है। तो देखो 25 खिलौने हो गए, तो इसकी लागत क्या होगी फिर? इसकी लागत हो जाएगी 55 माइनस 30 मतलब 25, तो 30 गुणा 25 वही कितना आ गया? 750। तो दोनों कंडीशन में वही आ रहा है, मतलब अगर मान लो 25 मानोगे ना आप, तो इसकी जो लागत है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, फिर वो गुणा करना पड़ेगा फिर, ठीक है। और अगर मान लो 30 मानोगे तो उसके अनुसार हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन में आप इसको हल कर सकते हो। इसको उतार लो। देखिए एग्जाम्पल 2 है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, x माइनस 2 कोष्टक होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। यहाँ पर एक सर्वसमीका लग रही है। सर्वसमीका कौन सी लग रही है? देखिए चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका प्रयोग हो रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये लग रही है। तो इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रयोग करने वाले हैं। तो देखो खोलो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, ठीक है। 2x से आ गया 4x, 4x और ये प्लस का कितना आ गया? 1 बराबर 2x माइनस 3 हो गया। अब इसको ले आओ इधर, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो गया ये तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये इधर आएगा माइनस का 2x और 4 और 1 5 और ये इधर आएगा प्लस का 3 बराबर 0। तो हमारे पास जो इसमें मान आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप प्राप्त होता है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हो गया, मतलब देखो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c, मतलब ये माइनस आ गया तो इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका रूप बन गया ना ये, मतलब समीकरण अगर स्क्वायर में है तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये एक्स के साथ गुणा हो गया तो ये माना गया। अच्छा बराबर, अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर सर्वसमीका लग रही है, यहाँ पर भी कौन सी लग रही है सर्वसमीका? देखिए सर्वसमीका यहाँ पर लगी है, एक बार मैं समझा देता हूँ इधर कि हमारे पास कई बार ये होता है जैसे a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है, माइनस नहीं है इसमें, कभी आप सोचो माइनस है, a प्लस बी और a प्लस बी, मतलब ये जो मान है 2 बार लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो खुलती है सर्वसमीका, ये खुलती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, इसमें खुलेगी। तो हम यहाँ पर इसी का प्रयोग करेंगे डायरेक्ट। अगर किसी को सर्वसमीका याद नहीं हो तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि गुणा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? गुणा करने पर भी वही मान आएगा और सर्वसमीका से हल करने पर भी वही मान आएगा। तो देखो ये हो जाएगा सर्वसमीका में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में 4x, ठीक है, सर्वसमीका में इसमें मान रख दिया गया है मैंने। अब एक चीज़ समझो, बराबर में हमेशा समान चिन्ह करते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म, ठीक है। अब इधर बच गया x प्लस 8 और इधर बच गया 4 प्लस 4x, मतलब इसको और भी आगे हल करोगे तो देखो हमारे पास इसमें मान आएगा, इनको आगे ले जाओ, 4x माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 8 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8 बराबर 0। अब आप इस समीकरण में देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्वायर का कोई पद नहीं है, चर राशि का स्क्वायर में पद नहीं है, तो इसलिए ये क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ है, हाँ बी का मान नहीं है, बी देखो यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप नहीं है,
अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा। इसके बाद में हम करते हैं तीसरा प्रश्न। इसका गुणा करो, देखो 2x² प्लस 3x बराबर x² प्लस 1। ठीक है, पक्षांतरण कर दो। 2x², ये इधर आएगा माइनस का x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर सेम हो जा रहा है, यहाँ इसका रूप है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसका अंतिम है, इसका चौथा क्वेश्चन देखो, सर्वसमीका लग रही है। क्या लग रही है? अब सर्वसमीका कौन सी है, ये हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। देखो a प्लस बी, इनकी घात कितनी, तो ये खुलती है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसमें खुलेगा मान, तो देखो इसमें रखते हैं मान को x³ ठीक है, प्लस 2 की पावर 3 गुणा x² गुणा 2, इसमें रख दिया प्लस 3 गुणा x गुणा 2 का होल स्क्वायर बराबर, ये दिख रहा है कि इधर है, दिख जाएगा। देखो x की घात 3 माइनस 4। ठीक है, इसको हल कर लो पहले। x की घात 3 प्लस 8, 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8 होता है, प्लस 3 दूनी 6x², और ये हल हो गया। इसके बाद में इसका मान 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12x बराबर x की घात 3 माइनस 4। अब तो देखो 3 घात से 3 घात कैंसिल हो गई। ठीक है, हमारे पास जो मान बच गया, ये बच गया 6x² और प्लस 12x प्लस 8 और प्लस 4 बराबर 0। ये इधर आ जाएगा, पक्षांतरण हो गया। 6x² प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। तो ये भी क्या हो गया, द्विघात समीकरण का रूप आ गया ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से हम द्विघात समीकरण की जांच भी कर सकते हैं। समझ आ गया? अगर इस तरीके से आपको कोई मान दिख रहा है, मतलब इसका रूप नहीं आ रहा है, तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, अन्यथा हम इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, हाँ? क्या x प्लस 2x माइनस 2 आएगी कहाँ पर, इसमें ऊपर इसी ये कितना आ रहा है, माइनस x माइनस 2 अब प्लस कर कोई नहीं, चलो यहाँ पर है ना, ये देखो हमने ये -2 आएगा। ठीक है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि भाई अगर हो सकता है परीक्षा में प्लस भी आ जाए, है ना। तो देखो अगर -2 आ जाए तो -2 से कैसे होगा ये प्रश्न, -2 का भी देख लो एक बार। अब ये जो मान एक बार प्लस में खुल रहा है, एक बार किस में खुल रहा है, माइनस में। तो ये हो जाएगा देखो x² माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सर्वसमीका लग रही है कौन सी, a² माइनस b²। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 12। तो ये क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है।